तो पिछली क्लास में देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्राफ पढ़ लिए थे। कहां तक पढ़ लिया था? टैन इनवर्स का ग्राफ पढ़ लिए थे, कॉट इनवर्स का भी ग्राफ पढ़ लिए थे। ठीक है, दो बचे हुए ग्राफ हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे, उसका यूज आपको ऑलमोस्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आपको नहीं मिलना था। मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चन मिलना है किस पे मिलना है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पे मिलना है। ठीक, तो एक क्वेश्चन बस आप करिए कि फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n for which find integral values of n for which cot inverse of pi by n less than pi by 3। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बताना है कि n की क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो जरा कोशिश करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ट्राई करिए पहले। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इनइक्वालिटी क्या है? कॉट इनवर्स पाई बाई n लेस देन पाई बाई 3। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करिए, पिछली क्लास में मैंने बताई थी, पिछली या पिछली की पिछली क्लास में किसी में मैंने बताया था कि जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वन साइडेड इनइक्वालिटी हो तो आप इसको ना दूसरी साइड खुद से लिख लेते हो अकॉर्डिंग टू द रेंज। यहाँ पे इसका वन साइडेड अपर लिमिट दिया है, लोअर लिमिट नहीं दिया है, तो आप लोअर लिमिट खुद से लिख लीजिए। लोअर लिमिट क्या लिखोगे? जीरो। क्यों जीरो लिखोगे? क्योंकि कॉट इनवर्स का रेंज होता था, याद करिए, 0 to पाई, ओपन ऑन बोथ साइड्स। ठीक, देखो एक बात याद रखिएगा, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूँ। ये हमने क्या किया, जीरो से जिसकी लोअर लिमिट जीरो कर दिया। ओके, देन अब तीनों साइड का कॉट लेते हैं। तीनों साइड का कॉट लोगे या कॉट इनवर्स हटाओगे, आपको पता है कॉट इनवर्स एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो कॉट ऑफ जीरो, कॉट ऑफ जीरो पता है कितना होता है? इन्फिनिटी। कॉट जीरो कितना होता है? इन्फिनिटी। वो आप कॉट के ग्राफ से देख सकते हो, और या फिर आप कॉट एक्स की वैल्यू, आपको पता है क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है ना, तो यहां से भी आप देख सकते हो कि अगर जीरो रखोगे तो डिनोमिनेटर जीरो की ओर जाएगा, और ये आपका पूरा पूरा किधर की ओर जाएगा? इन्फिनिटी की ओर जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज, यहाँ पे पाई बाई n, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, कॉट पाई बाई 3 या कॉट 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। tan 60 √3 होता है, तो ये देखिए आ गया। ओके, देन आगे n की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो अब आप रेसिप्रोकल कर दीजिए n ताकि ऊपर चला जाए। रेसिप्रोकल लोगे तो फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल लिया तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो बनेगा, ये n अपॉन पाई बनेगा, ये √3 बनेगा। अब आप पाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई इंटू जीरो n, यहाँ पे कितना आएगा? √3 पाई। अब इस इंटरवल में आपको n की इंटीग्रल वैल्यूज चूज कर लेनी है बस। ठीक है, तो ये √3 इंटू पाई, जरा देखिए कितना आएगा। √3 इंटू पाई, √3 होता है 1.7 के आसपास, और पाई होता है आपका 3.14 के आसपास। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखिए कि ये लगभग पता लगाना है कि कितना इंटीग्रल कितना आएगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है कि 5 पॉइंट कुछ आएगा। 17 इंटू 3 51 होता है, और आगे मान लो ये 5 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक तरीके से आपको जीरो से लेकर के 5 पॉइंट कुछ है, इसके बीच की इंटीग्रल वैल्यूज चूज करनी है। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो n की ये 5 वैल्यूज हो सकती हैं। दैट विल बी द आंसर। क्या सीख रहे हो? ध्यान रखिएगा कि कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, दूसरा आपको रेंज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखोगे तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्लियर? चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos inverse of sin inverse of tan inverse of x इक्वल टू 1। ठीक है, इतने का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। देन आपको बताना है कि x बिलोंग्स टू
x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो ट्राई करिए, सब बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से करिए। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। देखो, अगर किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अगर किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो आप बोल सकते हो कि वो जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ x, ये 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा। 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा। ये ऐसे ही स्टार्ट करोगे ना। आगे देखें, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स आउटपुट दे रहा। आउटपुट कौन दे रहा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का रेंज ध्यान रखना। मैंने पहले भी आपको पिछली क्लास में भी सिखाया है कि आप इसके रेंज पे केयरफुल रखिए। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। तो ये जो आउटपुट है ना, ये -π/2 से π/2 के बाहर नहीं जा सकता। तो लोअर लिमिट तो ठीक है, -π/2 से π/2 के अंदर है, लेकिन ये जो अपर लिमिट 2 है, ये π/2 से बड़ी है। आप चेक कर सकते हो π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.57 करके होती है। तो ये 2 जो है वो π/2 से बड़ा है, तो इसलिए इसके अपर लिमिट को आप खुद से करेक्ट कर दीजिए। अपर लिमिट आप खुद से करेक्ट करते हो, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। तो इसलिए मैं इसको करूंगा कि भाई साइन इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू 1 टू, अपर लिमिट करेक्ट कर देते हैं, π/2 के ऊपर नहीं जाएगा। साइन इनवर्स का आउटपुट तो ये हो गया। ओके, अब साइन इनवर्स को हटाते हैं। साइन इनवर्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको हटाते समय, लगाते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स x बिलोंग्स टू, साइन लीजिए तो ये आएगा sin 1, और ये sin π/2, sin π/2 क्या हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे क्लोज्ड ऑन बोथ साइड। अब cos हटाते हैं। cos हटाएंगे तो cos इनवर्स हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, बिकॉज ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से आपके पास आएगा sin इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू, इनइक्वालिटी का साइन बदल दीजिए, cos ऑफ 1 पहले आ जाएगा और cos ऑफ sin 1 बाद में आएगा। ओके ना, अब साइन हटाओ, तो साइन हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर tan हटाओ तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मैं ना इकट्ठा लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू, पहले साइन हटाया तो साइन आएगा, फिर tan सबसे लास्ट में आएगा। देखो ये आएगा tan ऑफ साइन ऑफ cos 1 से लेकर के यहाँ पे क्या आएगा, tan ऑफ साइन ऑफ cos of sin 1 closed on both sides, so that becomes the answer। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, अपना मैसेज भेज सकते हो डाउट का। नहीं तो हम लोग बाकी दोनों ग्राफ को कंप्लीट करके इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जल्दी से वो बचे हुए दोनों ग्राफ कंप्लीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 5th ग्राफ आता है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का। ग्राफ पे हम बहुत फोकस दो रीजन से नहीं कर रहे हैं इसके, क्योंकि ग्राफ एक तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और दूसरा अभी सिलेबस से ही हटा हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट ये बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिलेबस से हटा, तो दोनों रीजन से हम इसके ग्राफ पे बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका डोमेन रेंज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डोमेन देखिए क्या होगा। इसका डोमेन आपको, मैंने आपको क्या बताया है कि इसका डोमेन होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन हो जाएगा। जो सेक एक्स का रेंज होता था वो सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और इसका जो रेंज होता है वो देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसका रेंज कॉस इनवर्स से मिलता जुलता है। कॉस इनवर्स का रेंज याद करिए क्या था, 0 to π क्लोज्ड ऑन बोथ साइड। तो इसका रेंज कॉस इनवर्स से मिलता जुलता है। क्या होगा, 0 to π क्लोज्ड ऑन बोथ साइड, बिल्कुल कॉस इनवर्स से मिलता जुलता, बस एक पॉइंट छोड़ करके, एक्सेप्ट π/2। ठीक है, एक्सेप्ट π/2। तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से π एक्सेप्ट π/2।
तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आया, रेंज आया 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2, ये इसका रेंज होगा, ठीक है, सेक इनवर्स का रेंज बिल्कुल कॉस इनवर्स से मिलता जुलता है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से पता है जब इसका रेंज कॉस इनवर्स से मिलता जुलता है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो कॉस इनवर्स से टोटली मिलती जुलती रहेगी। इन बातों को ध्यान रखते हुए चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2, तो बाउंड्री बनाना पड़ेगा ना, पाई/2 बना देते हैं बाउंड्री पाई/2, क्योंकि पाई/2 नहीं होना है तो ये भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अपर लिमिट पाई/2 बना देते हैं, अपर लिमिट पाई भी बना देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका पाई/2। नाउ इसकी डोमेन का भी रिस्ट्रिक्शन बना दीजिए, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखो भाई 1 बना दिए, 1 से इंफिनिटी डोमेन में आएगा इसके इधर का, और -1 ये इसके इधर का डोमेन है, ये इधर का डोमेन में आएगा। तो ग्राफ पता है इस रीजन में होगा, ग्राफ इस रीजन में होगा, ग्राफ -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में सेक इनवर्स जो है वो आपका नॉट डिफाइंड है, ठीक। इसका रेंज 0 से पाई है एक्सेप्ट पाई/2। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने का टेक्निक वही रखिए, अपने मन में इसको y एक्सिस मान लीजिए, इसको x एक्सिस मान लीजिए, और सेक x वाला ग्राफ बना दीजिए। तो देखिए सेक 0 क्या हुआ करता था, सेक 0 होता था 1, इसको x, इसको y एक्सिस मानिए। सेक पाई/2, सेक पाई/2 पता इंफिनिटी की ओर जाता था, बिकॉज 1 अपॉन cos पाई/2, सेक x क्या होता था, सेक x होता था 1 अपॉन cos x। तो सेक पाई/2 1 अपॉन cos पाई/2, cos पाई/2 0, ये इंफिनिटी की ओर जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक ना। पाई/2 के थोड़ा सा आगे जाओगे तो पाई/2 के थोड़ा सा आगे सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos पाई/2 नेगेटिव, मतलब इंफिनिटी ही, मतलब 0 ही रहेगा, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी ही रहेगा, लेकिन माइनस साइड से आएगा, माइनस साइड से ऐसे, माइनस इंफिनिटी से आएगा। और पाई पे cos पाई -1 होता था, ये पाई पे वैल्यू -1 आएगी। तो इस तरीके से देखिए बिना हमने बेस कर्व ड्रॉ किए हुए डायरेक्टली सेक इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक। जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डोमेन और इसका रेंज, रेंज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली हमारा लास्ट ग्राफ बचता है कौन सा, y = cosec इनवर्स x, उसको भी बना देते हैं, फिर जो डाउट होगा तो वो मुझे बताना, ठीक है। तो लास्ट देखिए छठा ग्राफ हमारे पास क्या है, y = cosec इनवर्स x। पहले इसका भी डोमेन लिख लिया जाए, इसका भी डोमेन वही होगा ना क्या, -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, जो कॉसेक का रेंज था। इसका रेंज फिर से देखिए, रेंज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल साइन इनवर्स से मिलता जुलता रहेगा। साइन इनवर्स का था -π/2 to π/2 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड, ठीक। साइन इनवर्स से मिलता जुलता रहेगा, एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 क्यों किया, एक्सेप्ट 0 ये कि इसलिए किया, आप ऐसा समझिए कि cosec x = क्या होता है, 1 अपॉन sin x। तो 0 पे डिफाइन नहीं होगा ना, sin 0 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने π/2 को एक्सक्लूड किया था, क्योंकि cos π/2 0 होता है और 1 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता, इसलिए। तो इससे आपको बड़ी आसानी से रेंज याद रहेगी, साइन इनवर्स से मिलती जुलती रेंज है -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इसका रेंज बना देते हैं। इसका रेंज क्या बनाओगे भाई, -π/2 to π/2, तो बाउंड्री बना दिया जाए। ये -π/2 पे बना दिया बाउंड्री, और ये π/2 पे बना देते हैं। तो ग्राफ ना -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। और ये 0 वाली लाइन ऑटोमेटिकली आपने ड्रॉ कर दिया। अब डोमेन की भी बाउंड्री बना दीजिए, ये +1 है और यहाँ पे क्या होगा -1। तो ग्राफ -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ किया जाए।
इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अपने मन में इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस मान के ग्राफ ड्रॉ करिए। 0 पे cosec 0, 1 अपॉन sin 0, इन्फिनिटी की ओर भागेगा ना, 0 पे किधर की ओर भागेगा, इन्फिनिटी की ओर। और पाई बाई 2 पे ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे ये 1 होगा, तो ये यहाँ पे आएगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा। देखिए नेगेटिव साइड में 0 पे ये माइनस इन्फिनिटी से आएगा और माइनस पाई बाई 2 पे ये माइनस 1 होगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। सो दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सारे बेसिक ग्राफ कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि cosec इनवर्स एंड sec इनवर्स का डोमेन और रेंज याद रखिएगा। रेंज तो बिल्कुल sec इनवर्स का cos इनवर्स से मिलता जुलता है, cosec इनवर्स का sin इनवर्स से मिलता जुलता है। डोमेन में क्या ध्यान रखोगे, डोमेन में -1 से 1 के बीच की चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, -1 से 1 के बीच का चीज नहीं आता। तो जैसे मान लीजिए कि कल की डेट पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते, एक काम करो इसकी वैल्यू बताओ, cosec इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू बताओ, है ना, तो सोचने मत लगना, सीधे आप बोल देना कि ये नॉट डिफाइंड है। क्या ये नॉट डिफाइंड? क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि cosec इनवर्स हो या sec इनवर्स, उसके अंदर का इनपुट -1 से 1 के बीच का नहीं हो सकता। उसकी डोमेन में -1 से 1 नहीं आता है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को साइन इनवर्स में बदल के करेंगे। साइन इनवर्स में कैसे बदलेंगे, इसके लिए मैं आपको अभी फॉर्मूलेज लिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें फिर भी कि सेक इनवर्स और cosec इनवर्स का जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच का नहीं हो सकता। ठीक, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं कि फाइंड रेंज ऑफ, है ना, मैंने क्या एग्जांपल लिया कि फाइंड रेंज ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो, है ना, मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया है कि आपको इसका रेंज निकालना है। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ, अच्छा इसका रेंज कैसे निकालें। तो एक बात, पहले तो काम की बात सुनिए, कभी भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसका रेंज निकालना है, तो पहले आप उसके इनपुट को एनालाइज करते हो, तो ये इसका इनपुट कहां से कहां तक वेरी करेगा, या इसके इनपुट का रेंज निकाल लेते हो, समझे कि नहीं। तो इसका इनपुट का रेंज अगर आप ध्यान से देखोगे, रेंज, इसका इनपुट का रेंज या x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का रेंज, ये निकालने का मैंने टेक्निक आपको फंक्शन में सिखाया था। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, y मान के एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, और फिर सारी चीजें करके, या एक मैंने शॉर्टकट भी बताया था, क्या कि एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा भी एक टेक्निक मैंने बताया था जो बहुत ही छोटा है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसका रेंज पता क्या आएगा, जब आप x स्क्वायर की मैक्सिमम इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और जब ये 0 आएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा 0। जब x स्क्वायर का मिनिमम 0 रखोगे, x स्क्वायर का मिनिमम क्या है, 0, ये इसका मैक्सिमम हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है ना, ये कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 0 से 1 तक वैरी कर रहा है, और 1 पे ओपन रहेगा। ये 1 कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप देखो ना, न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है। तो डिनोमिनेटर जब हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। तो फिर ये 1 क्यों लिखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 1 होगी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी रेंज जो है वो 0.9999 ऐसे करके आएगी, लेकिन ये एग्जैक्टली 1 कभी नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इसलिए एग्जैक्टली 1 तो कभी नहीं बनने वाला। ठीक है भाई, तो आगे देखिए, तो ये 0 से 1 के बीच है इसका इनपुट cosec इनवर्स का, और आपको इसका रेंज निकालना है। तो तुरंत समझ जाइए कि भाई cosec इनवर्स के अंदर 0 से 1 तो आ ही नहीं सकता ना, cosec इनवर्स के अंदर 0 से 1 के लिए cosec इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। अगर इसका इनपुट 0 से 1 के बीच वेरी करेगा, या आप इस तरीके से समझिए, इसका इनपुट हमेशा 1 से छोटा है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो 1 से छोटे नंबर या -1 से 1 की चीजें cosec इनवर्स के अंदर नहीं आ सकती,
क्योंकि वो कॉसेक इनवर्स की डोमेन के बाहर हैं, उनके लिए कॉसेक इनवर्स डिफाइंड नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नॉट डिफाइंड होगा और इसका आंसर फाई आएगा। समझे? अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो जरा देखिए, फाइंड रेंज ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, अगर ऐसे लिख दें तब ठीक है ना, तब आपके पास इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तब जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो इस बार ये देखो, ये 1 से हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा 1 से बड़ा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अगर इसके बड़ा तो ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा रहेगा। तो अगर ये क्वांटिटी 1 से 1 या 1 से बड़ा नहीं, 1 नहीं हो सकता, 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। ये जो इनपुट है ये हमेशा क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। तो अब इसका रेंज निकालना है, तो कॉसेक इनवर्स का इनपुट अगर हमेशा 1 से बड़ा है तो इसका आउटपुट आप ग्राफ से देख लीजिए ना। देखो, अगर कॉसेक इनवर्स का इनपुट हमेशा 1 से बड़ा है तो इसका आउटपुट क्या दिख रहा है, आउटपुट मतलब y की वैल्यू। अगर इनपुट हमेशा 1 से बड़ा है तो आउटपुट या y की वैल्यू देखिए, ये 0 से π/2 के बीच में है। आउटपुट क्या है, 0 से π/2 के बीच में। तो इसलिए इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, 0 से π/2। 0 पे ओपन आ रहा है, आप देख सकते हो रेंज में 0 पे ओपन आ रहा है, π/2 पे भी ओपन आएगा, क्योंकि ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 पे कभी पहुंच नहीं सकता, 1 पे पहुंच नहीं सकता, इसलिए ये π/2 पे क्लोज नहीं बनाएगा, बल्कि π/2 क्या बनाएगा, ओपन बनाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 to π/2 ओपन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां से सारे ग्राफ्स, बेसिक ग्राफ्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, बिफोर द प्रॉपर्टीज आपको किसी को डाउट है पहले आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे क्या स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग में डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहा हूं, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी देखिए भाई बहुत सिंपल है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना कि आपको इसको रटना पड़ेगा, ये सिर्फ मैं डोमेन और रेंज वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो डोमेन और रेंज की प्रॉपर्टी क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि मैं तो आपको डोमेन रेंज पीछे पढ़ा ही चुका हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें रेंज के ऊपर डिपेंड करेंगी, इसलिए हम डोमेन और रेंज एक बार फिर से प्रॉपर्टी के तौर पर लिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे। और एक और पॉइंट बताना है, वो भी मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पहले एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, लिखते चलिए साथ साथ इसको फटाफट। चलिए देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे मैं लिख रहा हूं उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, और यहां पे मैं लिख रहा हूं उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कंसीडरिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ही कंसीडर करके चीजें हम लोग करते हैं। तो देखिए, पहला हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स, दूसरा हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स एक्स, तीसरा हम लोग लिखेंगे cosec इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन तीनों को साथ में क्यों रखा, पता है, क्योंकि आप पीछे अगर पलट के देखोगे तो इन तीनों का रेंज सिमिलर आता है, और जिनका रेंज सेम होगा, सिमिलर होगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सब रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स एंड sec इनवर्स एक्स को एक साथ रखते हैं, क्योंकि इनका रेंज सिमिलर है और इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती रहेंगी। ठीक, चलिए पहले डोमेन देखते हैं। साइन इनवर्स का डोमेन आप सबको पता है -1 से 1, सिमिलरली cos इनवर्स का भी -1 से 1 है ना। tan इनवर्स का डोमेन आपको पता है ऑल रियल नंबर, cot इनवर्स का भी डोमेन आपको पता है सिमिलर एकदम ऑल रियल नंबर, cosec इनवर्स का डोमेन आपको पता है -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी,
और इसी तरीके से सिमिलर एकदम से किसका होगा, सेक इनवर्स का, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। नाउ रेंज पे आइए, साइन इनवर्स का था याद करिए, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड। tan इनवर्स का भी यही था, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बट ओपन ऑन बोथ साइड। cosec इनवर्स का था याद करिए, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड एक्सेप्ट 0। देखो रेंज सिमिलर है ना सबका, एक आध पॉइंट पे अलग है तो एक आध पॉइंट पे माफ कर देते हैं, है ना, एक आध पॉइंट पे इतना दिक्कत मत क्रिएट करो। तो ये रेंज सिमिलर है, इसलिए इन तीनों की प्रॉपर्टीज आगे आप पढ़ोगे जो अगली सेकंड नंबर प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी। इसी तरीके से cos इनवर्स का आपने पढ़ा 0 से पाई क्लोज्ड ऑन बोथ साइड, cot इनवर्स का 0 टू पाई ओपन ऑन बोथ साइड, sec इनवर्स का 0 टू पाई क्लोज्ड ऑन बोथ साइड एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो आप देख रहे हो कि इन तीनों का रेंज सिमिलर है, इसलिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी से आप क्या देखोगे कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहेगी। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल, यहाँ पे हमने सिर्फ डोमेन और रेंज डिस्कस किया है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। नो नीड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन, इसको आप ध्यान में रखिएगा, केयरफुल रहिएगा रेंज के अबाउट, बाकी इस पे क्वेश्चन नहीं लगेगा, है ना, बस रेंज पे केयरफुल रहिएगा। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं किस पे, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है।